जहाँ प्रथम के दिमाग में राध्या के लिए प्यार और सम्मान तो उम्ददह रहा है, लेकिन एक गहरे शक का बीज भी बोया जा चुका है। एक तरफ एक अनजान और लालची लद्दकी इतने बड़े घर की शादी का इवेंट करते हुए यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कि काश इतने ही बड़े और अमीर घर में उसकी भी शादी हो जाए और वो कुछ ऐसा शातिर माहौल बना दे कि प्रथम खुद बकेसाई खुद उससे शादी करने को तैयार हो जाए ताकि उसके सारे सपने सच हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ प्रथम अपने कमरे में अकेला खड़धा गहरी सोच में डूबा है। वो मन ही मन कह रहा है कि राध्या को वो इतना तो जान गया है कि उसके मन में कोई मैल नहीं है और वो बेहद साफ दिल की है, लेकिन वो एक रहस्यमयी वॉइस नोट उसके दिमाग से हट नहीं रहा है जो उसे बार बार परेशान कर रहा है। प्रथम ठान लेता है कि उसे इस वॉइस नोट को लेकर दादी से बात करनी ही होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब यहाँ तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए आपको ले चलते हैं इस ड्रामे की शुरुआत में, जहाँ से इस भयंकर तूफान ने जन्म लिया था। कहानी की शुरुआत में राध्या भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ दे पूरी श्रद्धा के साथ खड़ी रही है और प्रार्थना करते हुए कह रही है, सुंदर होता है मन सुंदर। थैंक यू भोलेनाथ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, हमें हमारा परिवार वापस लौटाने के लिए। अब बस ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार और मेरे पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हम सबकी रक्षा करना। लेकिन उसकी इस शांति को भंग करने के लिए तभी निहारिका वहाँ आती है और जहर उगलते हुए उसे धमकी देती है, तुम्हारी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी राध्या, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसा तूफान लेके वापस आने वाली हूँ कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं कब डिड्डे चेंज करके आती हूँ। घर वालों के सामने अपनी इज्जत वापस लाने के लिए हमें कुछ दिन ऐसे ही पूजा पाठ का ड्रामा करना पड़ेगा ताकि सबको यही यकीन हो जाए कि हमने अपना प्रायश्चित किया है। और हाँ, अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ निहारिका और दादी के बीच एक अलग ही खौफनाक घमासान मचा हुआ है। निहारिका अपना आपा खोते हुए दादी पर भड़क कर कहती है, दादी नहीं यारिका, ये तुम क्या क्या कर रही हो? चलो, पहले मेरे सारे प्लान्स ने मेरा साथ दिया और जब पोल खुल गई तो सारा इल्जाम आपने मुझ पे डाल दिया। मैं यहाँ पे पुलिस से बचते बचाते घूम रही हूँ और आप यहाँ ऐशो आराम की लाइफ जी रही हैं। दादी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो तुरंत पलटवार करती हैं। नहीं निहारिका, तुम हम पे धोखे का इल्जाम लगा रही हो, बल्कि असली धोखा तो तुमने हमको दिया है। पहले तुमने हमारी बहू रजनी को मारने की खौफनाक साजिश की और फिर प्रथम को टेंट में जलाने की साजिश भी तो तुम ही ने रची थी। निहारिका खुद को बचाते हुए सफाई देती है, प्रथम को नहीं, मैं तो उस राधा को जलाना चाहती थी, पर पता नहीं एंड मोमेंट पे प्रथम वहाँ पे कैसे पहुँच गया। और रही बात रजनी आंटी की, तो रजनी आंटी को मैं मारना नहीं सिर्फ घायल करना चाहती थी ताकि सारा का सारा इल्जाम उस राध्या पे आ सके। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ा जाएगी कि उनकी जान पे बनाएगी। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इन सब बातों की आद में आप अपने गुनाहों को बचा नहीं सकती दादी। राध्या को मारने की साजिश में आपने मेरा पूरा साथ दिया है, तो अगर मैं जेल जाऊंगी ना तो आपको भी अपने साथ में लेके जाऊंगी। दादी अपनी चालाकी दिखाते हुए उसे समझाती हैं, देखो देखो निहारिका, अगर सही वार ना सही समय पे खेला जाए तो ही वक्त को पलटा जा सकता है। हाँ, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, शायद समझ ना पाओ। हमने तुमको धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमारे जरिए तुमको फिर से इस घर में घुसाने का मौका तैयार किया है। जरा सोचो निहारिका, अगर हम उस वक्त तुम्हारा साथ देते तो अभी हम दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे होते। हाँ, हमारे जरिए तुम फिर से घर के अंदर आ सकती हो। लेकिन निहारिका उनकी इन बातों में नहीं आती और चिढ़कर कहती है, अपनी ये चिकनी चुपडधी बातें ना अपने पास रखो और मेरे पीछे से पुलिस हटाओ, वरना मुझे जेल तो जाना ही है, फिर भले ही वो धोखे के नाम पे हो या फिर मर्डर के नाम पे। जो बोला है ना वो याद रखना माँ। इसी बीच पास में बैठी उर्मी अपने घुटने के दर्द से परेशान होकर कराहते हुए कहती है, अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ ऐसे कोने में दुबक के क्यों बैठे हो? दादी अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती हैं, अरे दुबक के कहाँ बैठे हैं, घुटना दर्द कर रहा था, थोड़ा आराम से बैठ रहे थे ना। उर्मी ताना मारते हुए अपना दुख धर होती है, हाँ वैसे माँ, आपने राध्या के खिलाफ इतना दिमाग लगाया, इतना खर्चा किया, अगर थोड़ा दिमाग मेरे लिए लगाया होता तो इसी मंडप में मेरी शादी हो गई होती और अभी मैं अपने पति के साथ यहाँ पग फेरे के लिए आई होती। यहाँ हमारी जान पे बनी हुई थी और इसको अपनी शादी की पड़ी है। मेरी शादी मत करवाना। आधी से ज्यादा मेहंदी तो लगा ही ली थी मैंने, शादी भी हो जाती मेरी। इसके बाद कहानी हमें किचन की तरफ ले जाती है, जहाँ एकता और मम्मी जी के बीच सुबह सुबह बहस चल रही है। एकता हड्डबड्डाहट में कहती है, अरे आज तो नाश्ता बनाने में बहुत देर हो गई, जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। मम्मी जी उसे टोकते हुए एक पर्ची थमाती हैं और कहती हैं, एकता जी ये लो, ये ना आज के नाश्ते की लिस्ट है। राधिया इतने दिनों बाद घर वापस आई है, आज सब कुछ उसी की पसंद का बनेगा और इसमें ना राशन का सामान है जो इसमें से कुछ चीजें बनाने के लिए तुम्हें लगेगा, ठीक है? ये भी ले लो। एकता चिढ़ाते हुए ताना मारती है, हाँ मम्मी जी, अब तो आपकी चहेती बहू वापस आ गई है तो अब तो उसी के पसंद का खाना बनेगा और खातिरदारी में तो कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए ना, फिर चाहे मैं पूरे दिन किचन में ही क्यों ना रहूं। मम्मी जी उसे करारा जवाब देती हैं, एकता तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे घर में कब